Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I am Suman ma'am. Welcome to all. And today we read about the Parliament and the Making of Law, chapter number 3, class 8. तो पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ होता क्या है? पार्लियामेंट यानी संसद एंड मेकिंग ऑफ लॉ यानी कानून का निर्माण करना। अब संसद के द्वारा कानून का निर्माण करना, तो चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा कि जो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म है, वो क्या है। सेम इसी आज टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या है और उसका क्या रोल है, और हमें जो मेकिंग ऑफ लॉ है वो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर वी मस्ट नो अबाउट द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी होती क्या है? So a form of government in which people at large hold to ultimate power of governance, and the representative people continue to the government and understand the constitutional responsibility in order to achieve an idea of the constitution. यानी हमारे द्वारा, अच्छा हम लोग जो आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, वो चुनकर भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। अब जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं तो लोगों को जो चुनते हैं हम डिसाइड करते हैं कि किसको हमें आगे भेजना है, यानी वो हमारी बात को आगे जाके पार्लियामेंट में रखता है, यानी वो उस बात के लिए हमारे जो पार्लियामेंट में है उस बात को सबके समक्ष में रखते हैं कि लोगों को उसको एक कानून बना दिया जाए, लोगों के लिए वो कानून बनता है वहाँ पे। तो चलिए ठीक है। तो अब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है विद 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, यानी इसके पास में 130 करोड़ पॉपुलेशन से भी ज़्यादा जनसंख्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चाइना है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है, लेकिन रिसेंट डाटा अभी जो है उनके अनुसार भारत जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल of these people to make decision। अब हमारे 130 करोड़ जनसंख्या एक साथ एक ही बात पे सहमत हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने विचार होती है, सबके अपनी अपनी अवधारणाएं होती हैं। तो इसमें क्या है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इलेक्टेड पीपल हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे द्वारा जो कुछ प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव अगर हम चुनते हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो वहाँ पार्लियामेंट में जाते हैं और वो हमारी बात को वहाँ पे रखते हैं, और जब वो बात से सब सहमत होते हैं तो वहाँ पे कानून बना दिया जाता है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच स्टैंड्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच स्टैंड्स फॉर of the people, by the people and for the people, यानी क्या है, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार। यानी इसमें किसका सहयोग है? इसमें आम नागरिक का सहयोग है, जैसे कि आप और हम, जो सुप्रीम पावर होता है, यानी पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग ज़्यादा सुप्रीम होते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, यानी इलेक्शन जब, चुनाव जब होता है तो हम क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं किसी गवर्नमेंट को बनने के लिए। तो यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। अब जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि पंचायत क्या होती है, अब फिर क्लास 7 में हमने पढ़ा स्टेट लेवल में कि चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, इनके पावर क्या होती है और ये किस तरीके से काम करते हैं। राइट नाउ इन क्लास 8 आज हम पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट क्या है ना। डेमोक्रेसी जो होती है वो एक स्प्रिट को दर्शाती है ना। तो पार्लियामेंट में लोगों का क्या रोल होता है, जनता के द्वारा डिसाइड होते हैं, और साथ ही साथ में हमने जो वोट दिया है, यानी हमने अपने जो रिप्रेजेंटेशन जो भेजा है, लोगों को जो भेजा है डिसाइड करके, अब वो पार्लियामेंट में जाके हमारी बात रखेंगे और फिर वहाँ पे कानून बना दिया जाता है। साफ साफ शब्दों में शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है अभी तक का जो भी हमने इंट्रो दिया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल गेट मोर वीडियोज़। आप जब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोज़ इसके आगे मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। अब जो पार्लियामेंट है इसकी जो भारतीय नागरिक वी ऑल प्राउड
है ना, वी आर इंडियन, से वी आर इंडियन प्राउड आवर सेल्फ एज बीइंग अ डेमोक्रेसी, यानी हम भारतीयों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है. Here we will try and understand the relation between the ideas of the participation in the decision making and need for the democratic government. यानी हमें जो सरकार है, हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें नागरिकों की सहमति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और लोगों के जो विचार हैं, आपसी संबंध हैं, उनको समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे लोगों के द्वारा ये सरकार चुनी जाती है. अब कैसे चुनी जाती है? इन दीज implements this together make us a democracy and this is the best expressed in the institution of the parliament. यानी अब हमें भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण तो करते हैं, इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें संसद के रूप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट enables citizen of India to participate in decision making and control the government. यानी आज जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें इसमें ये देखने की बात है कि हमारी संसद है, देश के नागरिकों के लिए जो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, सरकार का अंकुश लगाने की मदद करते हैं. यानी हम जो लोग हैं, अच्छा आप ये देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे सुप्रीम पावर कौन होते हैं? लोग होते हैं. तो वो उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं. किसके द्वारा? चुनावों के द्वारा. So thus making it the most important symbol of the Indian democracy and the key features of the constitution. और ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है. क्या है? संविधान का केंद्रित तत्व है. अब आप ये देखिए, ये आपको कैसे बताएगा, कैसे कि वाई शुड पीपल डिसाइड. अब भाई लोग जो हैं वो क्यों डिसाइड करें? क्या लोग डिसाइड करेंगे? अब लोग जो डिसाइड करेंगे कि तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? अब लोग ही फैसला क्यों लेंगे, क्यों डिसाइड करेंगे कि कैसी गवर्नमेंट हो? तो आप ये देखिए, इंडिया एज वी न्यू बिकेम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा देश जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ. सो प्रेसिडेंट देयर वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड. अब आपको सबको मालूम है कि जनता ने एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया है, एक बहुत लंबा मुश्किल संघर्ष किया है इसको आज़ाद कराने में. किसको आज़ाद कराने में? भारत को आज़ाद कराने में. और अपना जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसने इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया है. सो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे लोग जो है वेरियस बैकग्राउंड, अलग अलग विभागों से, है ना, बहुत सारे जो समाज में लोग हैं वो सारे अलग अलग तबकों से थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, और उन्होंने किस तरीके से हिस्सेदारी दी कि भारत की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो और स्वतंत्र, समानता और साथ ही साथ निर्णय लेने के लिए उसके विचारों को प्रेरित किया. यानी उन्होंने हमें फ्रीडम यानी आज़ादी, इक्वलिटी यानी समानता, और पार्टिसिपेशन यानी उसमें हिस्सेदारी. किसमें? डिसीजन लेने में. यानी हमारे भारत के लिए अगर कोई भी आइडिया होता है, फ्रीडम होता है, इक्वलिटी मायने रखता है, और साथ ही साथ हम हमारे देश के उन्नति के लिए पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं करते हैं. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. अब आप ये देखिए, जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, अब उसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे लोग, है ना, उनसे डरते थे लोग. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अग्री. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनके किसी भी आइडिया से अग्री नहीं रहते थे, सहमत नहीं रहते थे, और उनको डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं था. किसको? हम लोगों को. So, but they faced grave danger if they tried to criticize their decision. The freedom movement changed the situation. आप ये देखिए, अगर हम सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, है ना, हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनके डिसीजन से हम खुश नहीं थे, है ना, तो अगर हम खुश नहीं थे तो अब क्या हुआ, हमने इन फैसलों की आलोचना को शुरू कर दी.
है ना। और ये आलोचना एक भारी खतरे का सामना करना पड़ गया, किसको? ब्रिटिशर्स को। यानी जब हमने क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, जब हमने उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी उनकी, तो अब जो फ्रीडम जो है मूवमेंट है उसकी सिचुएशन बनती चली गई। यानी जब हमने विद्रोह किया, जब हम उनके अगेंस्ट हुए, हमने उनकी आलोचना शुरू करी, तभी तो थोड़ा सा लोगों में नेशनलिज्म जगा, है ना, राष्ट्र के प्रति भावना जगी। सो द नेशनलिस्ट बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। अब जैसे ही क्रिटिसाइज करना शुरू करा, ब्रिटिशर्स की आलोचना करनी शुरू करी, तो अब हमारे क्या डिमांड बढ़ गई। अब हमारे जो गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनकी एंड मेक डिमांड्स, हमने उनके सामने अपनी डिमांड रखी। As far back 1885, the Indian National Congress demanded that they will be elected member in the legislature. अब आप ये देखिए कि किस तरीके से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनी, और साथ ही साथ में अब ब्रिटिशर्स से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन क्या सीखने के लिए मिला कि हमने उनसे इलेक्टेड मेंबर्स की डिमांड कर दी। यानी जो लेजिस्लेटर जो होता है उसमें हमारे भी मेंबर्स होंगे। अब जो लेजिस्लेटर है वो क्या है, तो हमने चैप्टर फर्स्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जो संविधान पढ़ा था, अब उसमें क्या था बेटा, द प्रोविजन ऑफ द सप्रेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेट्स द 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अब जो हमने 3 ऑर्गन माने थे वो कौन कौन से थे? एग्जीक्यूटिव था, लेजिस्लेटिव था और जुडिशरी था। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो तो क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होता है, यानी वो कानून बनाता है। लेकिन अब जो लेजिस्लेटर है वो क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट वाला मेन ये होता है, मेन पार्ट होता है ना, लॉ बनाने वाली बॉडी होती है, और ये इलेक्टेड होते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1909 में ये आया, जिसमें कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आगे आए, और इन सबको हमने कैसे क्या दिया, इनको राइट टू वोट, यानी हमने वोटिंग के द्वारा इनको चुना। और जो हमने लोगों को चुना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कानून को लागू करा। उन्होंने उस कानून को, जो बनाए हुए कानून थे एग्जीक्यूटिव के द्वारा, अब लेजिस्लेचर में वो कानून बनाए गए। ठीक है। और जुडिशरी जो होता है वो क्या होता है, वो पावर जो होती है उसको कोई ब्रेक ना करे, उसका कोई मिसयूज ना करे, वो सब वो देखता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्ट 1909, अब आप ये देखिए कि विद द राइट ऑफ द डिस्कस ऑफ द बजट एंड क्वेश्चन, जो लेजिस्लेटर होते हैं वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के हमारे जो बजट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और उसके ऊपर बहस करते हैं, उसके ऊपर आपस में डिस्कशन करते हैं। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्ट 1909 में अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे 1909 में अलाउ किया, किसको, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इलेक्टेड जो मेंबर हैं हमारे वो वहाँ पे बैठ सकते हैं। While these early legislatures under the British government were in the response of the growing demands of the nationalists। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो हमारे अंदर जग रही थी, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन की स्थिति बदल डाली थी। यानी हमें जो 1857 का जो रिवॉल्ट किया था उसमें बच्चे हमें ये मौका मिला, हमें आपस में एकजुट होकर मौका मिला कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएं, है ना। अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं होंगे तो हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। तो हम सब एकजुट हुए, हमें राष्ट्र जो वाद की जो भावना होती है वो हमें कहीं ना कहीं जगी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि ब्रिटिश जो सरकार है वो भयभीत रहने लगी। तो वे सरकार के बहुत सारे फैसलों में जो हम असहमत थे, लेकिन अगर अब आप इन फैसलों की आलोचना करते तो भारी खतरों का सामना करना पड़ता ब्रिटिशर्स को। तो अब क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायक के निर्वाचन सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पे चर्चा करने और प्रश्न पूछने का हक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से 1909 में बने हुए
जो बने हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचन प्रतिनिधियों को व्यवस्था मंजूर कर दी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अपनी जो अंतर्गत होती है उसके द्वारा बनाई गई थी, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोग इसमें शामिल हुए और अब इसमें भी सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। यानी while the early legislature under the British government were the response for the growing demand of the nationalists, यानी अब हमारी राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी वो जग चुकी थी और अब हम अपने राष्ट्रवाद की डिमांड करने लगे। सो दे डिड नॉट अलाउ फॉर द ऑल एडल्ट्स, लेकिन अब भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सभी जो एडल्ट्स हैं उनको चुनाव में जो वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। उसमें भी कुछ खास लोगों को उन्होंने इसमें वोट डालने का अधिकार दिया था, जैसे कि जो कोई पैसे वाले लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको ये मौका दिया गया। तो चलो ये भी हिस्सेदारी मिली, ये भी बहुत अच्छा है। एज यू रीड इन दिस चैप्टर फर्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ द कॉनिकल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट पीपल ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट that all people in independent India would be able to participate in making decision। अब आप ये देखिए कि जो इंडिया के जो लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट तरीके से वो एबल है, यानी जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉनिकल रूल है, उपनिवेशवाद जो था, इसमें क्या था कि हमने क्या अनुभव किया कि अब जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसमें भी हमें हिस्सेदारी लेना, यानी उसमें भी हमने पार्टिसिपेशन किया, हिस्सेदारी करी और अब हमें ये विश्वास हो गया कि भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों का हिस्सा खुद लेंगे। यानी आज अगर गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो डेली लाइफ है उसको ज़रूर प्रभावित करती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो अगर सरकार की कुछ नीतियां हमें इम्पैक्ट डालती हैं, क्यों ना हम एक ऐसी सरकार चुने जो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर को संभाले और हमारी बात को आगे जाके बोले और एक उन्नत देश को आगे बढ़ाए। ठीक उसी तरीके से स्वतंत्रता मिलने पर स्वतंत्र देश के नागरिक तो बनने वाले थे हम लोग। इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। अब जब हमने अपना जो वोट के अधिकार लिया तो इसमें डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट कुड बी व्हाट फेल लाइक। अब जो हमने सरकार चुनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार हमने चुनी वो जाके कुछ भी अपनी मनमर्जी से कर देंगे, नहीं। अब सरकार को, इसका मतलब है कि सरकार को लोगों की ज़रूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। यानी जो हमारा ड्रीम था फ्रीडम स्ट्रगल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया और फिर प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी आगे आया एंड ऑल इंडियन कंट्री हैज़ बीन राइट टू वोट। अब धीरे धीरे जो स्वतंत्रता का जो ये हमारा संघर्ष था उसके द्वारा अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको हम क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कोई भी 18 एंड 18 अबव जो होता है, इंडियन जो पीपल होते हैं, इंडियन जो बच्चे हैं 18 और 18 से ज़्यादा आयु के, वो अब वोट डाल सकते हैं। यानी उनको अपने वोट डालने का अधिकार मिल गया और इस अधिकार को प्राप्त करके वो अपने द्वारा सरकार को चुन सकता है, अपनी जो सरकार है उसको चुन सकता है और आगे कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, एज अबाव फोटो शोज द वोट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज अ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये ईवीएम यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका इस्तेमाल करने की विधि पढ़ रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये इसका प्रोसेस देख रहे हैं और दे वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री और फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004। और जो ईवीएम मशीन है वो 2004 में इंट्रोड्यूस करी गई और वी यूज ईवीएम इन 2004 सेव्ड 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। अब कैसे हुई, अब जो 1,50,000 ट्रीज कैसे बचे, ये तो बहुत अमेजिंग फैक्ट है। क्योंकि हम जब पहले वोट देते थे तो हमें पर्चियाँ दी जाती थी बच्चे, तो उस पर्ची को हम फोल्ड करते थे और फिर बैलेट बॉक्स में डालते थे। यानी अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई तो हमने अब बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा लिया एंड दे हैव बीन कट टू प्रोड्यूस द 8,000 टन्स ऑफ पेपर वाज प्रिंटिंग एंड बैलेट पेपर।
और इसी तरीके से मतपत्रों की जो छपाई होती थी इन पेड़ों को काटने से, वो 8,000 टन जो है वो कागज बनाना पड़ता था इतने पेड़ों को काटने के बाद में। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, अब जो लोग हैं, अब वो लोग और उनके प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि जिनको कि हम चुनकर भेजते हैं, है ना, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अब ये क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के द्वारा, वो पीपल का पार्टिसिपेशन करते हैं और डिसीजन मेकिंग लेते हैं। भाई जैसे एक बहुत ही तरीका आसान है कि लोगों को आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने लोगों को अधिकार क्यों दिया। भाई अगर हम किसी को चुनते हैं तो हम ही क्यों ना चले जाएं, या फिर हम में ऐसा क्या है कि हम अपनी बात नहीं कह सकते, क्योंकि भारत जो है वो 130 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है ना, इससे भी ज़्यादा जनसंख्या है। अब सारे लोग एक साथ जाके तो कानून नहीं बना सकते हैं, ये हम सभी तो एक जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुना, हमने हमारा नेता प्रतिपक्ष को चुना, और वो वहाँ जाके हमारी बात को बोलेंगे, हमारी समस्याओं को रखेंगे, और फिर वहाँ पे कानून बनाया जाएगा। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि नेशनल इंडियन मूवमेंट हुआ, हमें आज़ादी भी मिली, ब्रिटिश से हमने बहुत कुछ सीखा भी। कैसे सीखा, जैसे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो अब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उससे हमने एक चीज़ ब्रिटिश से बहुत अच्छी सीखी। वो क्या सीखी, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड डिसीजन मेकिंग। यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमने इक्वलिटी सीखी कि भाई समानता का हमें अधिकार मिलना चाहिए, है ना, उन्हीं से हमें सीखने के लिए मिला। क्यों, क्योंकि वो हमारे साथ असमानता करते थे, वो हमें समान नहीं रखते थे, तो कहीं ना कहीं हमें वो कमी लगी, इसीलिए तो हमने फिर इक्वलिटी की डिमांड करी। फ्रीडम, हमें आज़ादी नहीं थी ब्रिटिशर्स के टाइम में, है ना हमें हमारे कुछ काम करने की आज़ादी थी, ना हमें कुछ अपने अधिकार मांगने का आज़ादी थी। तो हमने जब आज़ादी हमारी छीन ली गई, तभी हमें आज़ादी की कीमत भी पता चली, तो हमने आज़ादी भी रखी। और डिसीजन मेकिंग, यानी अब हमारी सरकार जो है हमारे द्वारा चुनी जाए, हमारा डिसीजन होना चाहिए, तभी तो आगे सरकार हमारी बात को बोलेगी। तो ये भी हमने ब्रिटिश से सीखा। यानी हम सबको, जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखा। सो द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव, अब जब लोग और उनके प्रतिनिधि हैं तो सहमति का विचार जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेक पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ द कंसेंट एंड एग्जाम्पल डिज़ायर, है ना। डिज़ायर यानी कि जो चाह होती है ना, डिज़ायर यानी चाहत होती है। अप्रूवल, अप्रूवल यानी स्वीकृति, यानी आपको परमिशन दे देना। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अब पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल यानी लोगों की हिस्सेदारी। अब आप ये देखिए, अगर मेरी डिज़ायर है, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी डिज़ायर है कि मेरे द्वारा सरकार चुनी जाए, तो मैं उसमें वोट ज़रूर देना चाहूँगी। अब मेरा अप्रूवल होगा, लोगों का अप्रूवल होगा, सहमति होगी, स्वीकृति होगी, तभी तो सरकार चुनी जाएगी। So it is the decision of the people that creates a democratic government and decide about its functioning. यानी लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना होता है, एंड इसके साथ ही साथ उनके कामकाज के बारे में फैसला भी देता है। The basic idea is a kind of democracy is that the individual or the citizen is more important person, that is the principle of government as well as the public instruction of had been trust for these citizens. यानी पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन। यानी कि अब हमें क्या है, सोचने की बात ये है कि व्यक्ति और नागरिक तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और उसके सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों में आस्था भी होनी चाहिए, उनमें विश्वास भी होना चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब भाई व्यक्ति है वो सरकार को अपनी मंजूरी कैसे दे सकता है, एक आदमी कैसे दे सकता है, इंडिविजुअल वो कैसे सरकार को सहमति दे सकता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन। यानी अब जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि मंजूरी देने के लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो है चुनाव। यानी हमारे द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं वही वहाँ पे जाके सरकार को बनाने की हम अनुमति देते हैं। So the people would elect their representative to the parliament, then one group of making among these elected representatives from the government. अब जो हमारे द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं,
उनमें से एक समूह सरकार बनाता है। अब वो सरकार किस तरीके से, अब रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो सरकार बनाते हैं तो ये क्या है, इसमें एक संसद को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अगर प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं, यानी मैंने लोगों से के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, यानी हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपने जनप्रतिनिधि चुने, और अब वो जाके गवर्नमेंट पे काम करेंगे और गवर्नमेंट पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है कि आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। अब आप ये देखिए, लुक एट द फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी polling material as EVM to polling station located in different terrain। ओहो, अब आप ये देखिए, इस फोटो में चुनाव कर्मचारी जो है वो एक दुर्गम इलाके में मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री लेकर जाना चाह रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लुक एट द पिक्चर, ये देखिए, ये ईवीएम है ना। तो यहाँ पे ईवीएम मशीन को और साथ ही साथ जो इलेक्शन स्टाफ है वो किस तरीके से बड़े ही उबड़ खाबड़ वाले जगह, है ना, बड़े ही ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन लोगों ने हाथी का इस्तेमाल करा है। आपको एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ। आपने गिर नेशनल पार्क के बारे में तो सुना होगा ना। गिर नेशनल पार्क जो है कि गुजरात में है ना। अब वहाँ पे गिर नेशनल पार्क में एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर में एक पुजारी है। अब आप ये देखिए, इलेक्शन कमीशन को उस एक व्यक्ति के वोट के लिए गिर नेशनल पार्क जाना पड़ा, यानी हर एक व्यक्ति सरकार को बनाने में अपना सहयोग देता है और साथ ही साथ हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस होती है, हर एक वोट की कीमत होती है। So the above idea of the representation has been important theme of your class 6 and 7 social study political life books, and you are familiar with the how representatives are chosen at different levels of government. Let us recall these ideas by doing the some exercise. जैसा कि आपको हमने क्लास 6 और 7 में जो सोशल स्टडी की बुक है, जो पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स हैं, इनमें हमने पहले ही पढ़ चुका है कि आपको आप सबको ये पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे चुनी जाती है और कैसे इनका काम होता है। सो डू इट योरसेल्फ, आपका ये होमवर्क है, करिए। अब आप ये देखिए, आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, यानी संसद, है ना। आपको लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, ये ठीक है। अब आपको सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी संसद जो है वहाँ पे कानून को बनाया जाता है और साथ ही साथ जो कानून है वो कानून को निर्माण करने वाली ये संस्था होती है, क्या, संसद यानी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या है, इसके 2 सदन होते हैं। इट हैज़ 2 हाउसेस, यानी पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस। अब पार्लियामेंट के कौन कौन से हाउसेस होते हैं? वन इज द राज्यसभा एंड सेकंड वन इज द लोकसभा। अब आप ये देखिए, लोकसभा और राज्यसभा यानी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, किसको? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। अब आप लुक एट द सेकंड पिक्चर, ये देखिए। अब सेकंड पिक्चर में क्या है? राज्यसभा, Council of State with a total strength of 245 members is chaired by the Vice President of India। यानी जो राज्यसभा है इसमें 245 मेंबर हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हैं, वो जो स्टेट्स के जो मंत्री हैं वो 245 हैं, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयर बाय, यानी इसको कौन इसको चेयर करता है, कौन इनकी अध्यक्षता करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। लुक एट द थर्ड पिक्चर, लोकसभा। अब लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ द पीपल, यानी अब ये देखिए, लोकसभा लोगों की जो हाउस ऑफ पीपल कहलाती है, ठीक है। अब इसमें लोगों के द्वारा जो चुने गए लोग हैं विद द टोटल मेंबरशिप ऑफ 545, यानी इसमें कि 545 लोग सदस्य जो शामिल होते हैं। और प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट ओवर द स्पीकर, और ये किसके द्वारा प्रेसिडेंट किया जाता है? बाय द स्पीकर, ये स्पीकर के द्वारा प्रेसिडेंट किया जाता है। आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो rest of the part I think we will read next video.
Thank you.